नावल ट्यूलिप, जिसकी राइटर हैं सुमेरा हमीद, इसकी ये सेकंड पार्ट है। नावल कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। उसका अलादीन का चिराग सिर्फ एक ट्रांसलेटर था। जिस ट्यूलिप पेपर को वो कोई बहुत ही ख़ास तोपनुमा चीज़ समझ रही थी, वो बस इतनी सी चीज़ निकला था कि एक अदद गूंगे लड़के की ज़ुबान बोलने लगा था। यानी वो उस लड़के की मुतरजिम थी। वो बोलेगा और वो पढ़ेगी। उसने घर आते ही ट्यूलिप को दीवार पर दे मारा था। ये जिप्सी का एक अदद घटिया मजाक था। उसे अब ऐसे पेपर की ज़रूरत नहीं थी जो ना पैसे दे, ना खाना और ना कोई जादुई ताकत दे, तो बस एक अदद सहूलत कि आप किसी बेज़ुबान की ज़ुबान समझ सकें, वो भी उस जैसी अक्खड़ और बदतमीज़ इंसान की जो ना फुटबॉलर था, ना ही किसी फिल्म का हीरो जिसके पास कोई गोल्ड मेडल था और ना ही कोई ट्रॉफ़ी। उसकी तो शक्ल भी पूरी तरह से मेसी से नहीं मिलती थी। कितने ही दिनों से दुख होता रहा था। शुरू में ट्यूलिप से नाउम्मीद होने के बावजूद उसे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ निकलेगा, जैसे कोई हीरे की कान, सोने चांदी की दुकान, ज़रूर कुछ बड़ा सा होगा। बेड़ा गर्क तो हो गया था। उसकी ख्वाहिशात और ख्वाबों का खुशहाली आई नहीं थी कि हर तरफ तबाही छा गई थी। तबाही ने उदासी से ठोड़ी को हाथ की हथेली पर जमा कर खिड़की से भागती दौड़ती ट्रैफिक को देखा। वो उदास थी कि उसे कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं था। उसके सब ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे। उसे उस लड़के का मुतरजम बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी और उसमें भला उसका फ़ायदा ही क्या था। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। होगी वही जीना मीना, कॉफ़ी मांग रही होगी। वो वैसे ही ढीठ बनकर बैठी रही। दस्तक फिर से हुई। वो बेजारी से उठी, किचन से कॉफ़ी उठाई और दरवाज़ा खोल दिया। ये लो, और खुदा के लिए अपनी कॉफ़ी लेना शुरू कर दो या मेरी जान छोड़ दो। मेरा बाप लॉर्ड नहीं है, ना मेरी माँ मिसेज़ लॉर्ड, जो तुम्हें अपने किचन की चीज़ें उठा उठा कर देती रहूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो अलीज़ा बेटा? मिस्टर लॉर्ड ऑफ दी रिंग्स की वालदा मोहतरमा घड़ी मुस्कुरा रही थी। मुस्कुरा भी सकती हैं, ये उसे अब मालूम हुआ था। आप अंदर आ जाओ ना। अब क्या वो उसे घर के अंदर घुसकर भी मारेंगी, वो भी ऐसे बाकायदा मुस्कुराकर, हाथ को चीनी औरतों की तरह सीने पर बांधकर? उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। उसके सरसरी अंदाज से बताए गए एड्रेस पर वो पूरी तरह से मौजूद हुई थी। अंदर आ जाएं, मैं और ये। उन्होंने हाथ में पकड़ी छोटी सी बास्केट को उसके सामने करते हुए पूछा। बास्केट से खाने की खुशबू आ रही थी। उसने सर हिला दिया। वो अंदर आ गई। तुम दोबारा आई नहीं? अबू बकर तुम्हें याद कर रहा था। वह हैरत से उन्हें देखने लगी। अबू बकर उसे कैसे याद कर सकता था? ओह, ये कहीं ये तो कहने नहीं आई कि तुम अबू बकर से शादी कर लो, उसका ख्याल रखो, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं रही, वगैरह वगैरह। मैं ये शादी नहीं करूँगी। सॉरी आंटी। एकदम से उसके मुंह से फिसल गया। वो हैरत से उसकी शक्ल देखने लगी, फिर एकदम से उदास सी हो गई। आंखें भी नम हो गई थी। दरअसल मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। वो जो तुम कह रही थी ना कि वो जो बोलता है वो तुम सुन लेती हो, वो सब। अच्छा, वो मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपने बेटे की बात समझने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती अलीज़े। मैं जान जाती हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। तो क्या मैं ये नहीं जान सकती कि क्या सच और क्या झूठ है? तुम तब सच बोल रही थी, लेकिन अब झूठ बोल रही हो। एक माँ का दिल सब जानता है। वो गड़बड़ा गई। माँ के दिल ने उसे सहमा दिया। क्या यह खातून उससे ट्यूलिप पेपर लेने आई थी? अच्छा, तो वो उसकी भी भला किस काम का था? वो उठी और उसने वो लाकर उनके सामने रख दिया। वो जो बोलेगा वो यहाँ लिखा जाएगा, आप ये ले जाएं, मेरे ये किसी काम का नहीं। अच्छा। खुशी से वो रो पड़ी। हादसे से पहले वो एक किताब लिख रहा था जो नामुकम्मल ही रही। अब मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। वो जो कहता जाएगा मैं वो नोट करती जाऊँगी। ऐसे उसकी किताब मुकम्मल हो जाएगी। फिर वो ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा। वो भी आम लोगों की तरह खुशबाश रहेगा। एक कॉपी मुझे भी दीजिएगा। वो दांत पीस कर बोली। उसकी किताब मुकम्मल हो जाएगी और मेरे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। उसे दुआएं देते वो चली गई। जिसकी चीज़ से उसे मिल गई। फिर जिप्सी ने क्यों कहा था कि ये उसका है? क्या खाक उसका था? उसे क्या फ़ायदा हुआ? सिर ख्वारी और सुहाने ख्वाबों की तबाही। पापा ने कहा था कि इतने दूर जाकर इतने महंगे शहर में ना पढ़ो, लेकिन वो क्या करती? उसे न्यूयॉर्क का लुच्चा लफंगापन बड़ा पसंद था। ये एक बदमाश शहर था जहाँ खाली जेब घूमना बड़ा बुरा समझा जाता था। उसे पसंद था। उस शहर में इंसानों से ज़्यादा टैक्सियां हैं और जो हाथ के इशारे पर रुकती हैं ना मुंह की सीटी पर। टैक्सी ड्राइवर ख़ुद को बड़ी तोप चीज़ समझते हैं और टैक्सी पर सवार करने वालों को उस तोप का गोला बनना पड़ता है।
वो पापा को कैसे समझाती कि न्यूयॉर्क की ऊंची बिल्डिंगों को देख देख कर उसे कैसी खुशी हासिल होती थी। खुशी खाक में मिल चुकी थी, उसे अच्छी जॉब नहीं मिल सकी थी और वो बमुश्किल अपने खर्चे पूरे कर रही थी। पापा और मामा ने साफ हाथ उठा लिया था। वो तो बार बार उस पर तंज करते थे, और जाओ इतनी दूर। वो दूर तक देर तक वॉक करती रही, सोचती रही कि काश ट्यूलिप किसी काम का निकल आता तो आज सुबह चाय के लिए दूध साथ वाली से उधार न लेना पड़ता। लॉन्ड्री के लिए वॉशिंग पाउडर तक ख़त्म हो चुका था। तुमने मेरे साथ मजाक किया था क्या? ये तो खाली रहता है। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी से आई तो उसे अपार्टमेंट के दरवाजे के पास अबू बकर की माँ खड़ी हुई मिली। शायद वो काफ़ी देर से वहाँ खड़ी थी। उसे देखते ही बोलने लगी, अच्छा, वो शायद उसने काम करना बंद कर दिया है। उसे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी कि उसने काम किया या नहीं, उसकी भला से। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ तुम्हारे हाथ से काम करता हो। तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, अभी देख लेते हैं। लेकिन मैं क्यों जाऊं? वैसे भी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। उसने संगदिली से शाने उचकाए और लॉक खोलने लगी। मैं अंदर आकर एक कप चाय पी सकती हूँ? दरअसल मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हूँ, उन्होंने लजाजत से कहा। वो इनकार नहीं कर सकती थी। उन्हें अपने साथ अंदर ले आई। वो बैठ गई तो वो फ्रेश होने चली गई। आ जाओ, पहले खाना खा लो, चाय भी बस तैयार है। वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो वो फ्रिज में से खाना निकालकर गर्म कर चुकी थी और अब उसका इंतज़ार कर रही थी। ये सब आपने क्यों किया? वो बेहद शर्मिंदा हुई। सच बताऊं तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें राज़ी करने के लिए भी। वो खामोश रही और उनकी प्लेट में खाना निकालकर उनके आगे प्लेट सरका दी। आप ये खाएं, फिर बात करते हैं। उन्होंने फर्मा बरदारी से खाना खाना शुरू कर दिया। वो देख सकती थी कि अबू बकर की माँ के लिए खाना हलक से उतारना कितना मुश्किल हो रहा था। वो जल्द से जल्द उसका जवाब सुनना चाहती थी। तुम मेरे बेटे की मदद करोगी ना? जैसे ही प्लेट साफ़ हुई उन्होंने बड़ी आस से पूछा। वो फिर से साफ इनकार कर देना चाहती थी, लेकिन माँ की मोहब्बत ने उसके लब ही सी दिए। मैं मजबूर हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है, फिर जॉब पर। मैं इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। तुम जितना वक्त उसके साथ रहोगी मैं तुम्हें उसके लिए पे करूँगी, तुम्हें तनख्वाह दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, लेकिन अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। उस आखिरी हादसे ने उसे बिल्कुल नाउम्मीद कर दिया है। वो हंसना मुस्कुराना भूल गया है। अगर वो पैदाइशी ऐसा होता तो और बात थी। माजूरी इतनी तकलीफ़दा नहीं होती जितनी खामोशी। शुरू में उसने हालात का मुकाबला करने की बहुत कोशिश की थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका हाथ ठीक हो जाएगा। 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन न ज़ुबान ठीक हो रही है न हाथ। तुम्हें अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है, तुम चाहो तो उसकी मदद कर सकती हो। लेकिन मैं क्या मदद कर सकती हूँ? तुम इस कागज़ के ज़रिए उसकी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकती हो। तुम उससे बातचीत कर सकती हो, उसे सुन सकती हो वो क्या कहना और क्या करना चाहता है। इस सिलसिले में तुम उसकी मददगार बन सकती हो। लेकिन मुझे उससे बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं ये सब नहीं कर सकती। आप समझने की कोशिश करें प्लीज़। मैं सब समझ चुकी हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास कुछ भी करने आई हूँ। देखो, एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए किसी के पास भी जाने से तो नहीं चूकती। तुम जो कहोगे मैं वो सब करूँगी। मेरे पास कुछ ज्वेलरी है। अबू बकर के फादर 30 साल पहले यहाँ काम के लिए आए थे, फिर उन्होंने मुझे भी यहाँ बुला लिया था। अबू बकर यहीं पैदा हुआ था। हमने एक मशक्क़त भरी ज़िंदगी गुजारी है। मैं और अबू बकर के फादर रात दिन काम किया करते थे। अबू बकर 17 साल का था जब रहमान की डेथ हो गई। फिर मैंने अकेले ही उसकी देखभाल की, घर लिया, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए। हम अपनी ज़िंदगी से खुश थे। लेकिन अब मैं जब अबू बकर को ऐसे देखती हूँ तो दिल कट कर रह जाता है। मैं जानती हूँ कि वो मौत के बारे में सोचता रहता है। शायद उसे अपनी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। मौत का सुनकर वो ठटकी थी। वो कुछ ना भी कहे तो मैं सब जान जाती हूँ। ज़िंदगी में उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी है। बैग से एक लिफाफा निकालकर उन्होंने उसके सामने रखा। इसमें कुछ पैसे हैं, यह मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। वो हक्का बक्का उनकी शक्ल देखती रह गई। ये ठीक है कि वो पैसा चाहती थी। उसकी वार्डरोब खाली थी। उसे एक अदद गर्म कोट नहीं, एक अदद डिज़ाइनर फैशनेबल कोट की ज़रूरत थी, नई जीन्स और स्नीकर्स की भी। लेकिन ये क्या है? वो हकला सी गई। पैसों को इनकार करना हिम्मत वालों का काम होता है। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफ़ा है। मेरी ज़िंदगी की कुल पूंजी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बेटा है। बाकी दुनिया की दौलत से मुझे कोई सरोकार नहीं।
तुम मेरा सब कुछ ले लेना, लेकिन मेरे बेटे के दिल की बात सुन लिया करो। उसके चंद फ्रेंड्स थे, अच्छे थे वो भी। एक तो ऑस्ट्रेलिया चला गया है, वो वीडियो कॉल पर कभी कभी बात कर लेता है। जाहिर है कि वो वही बोलता रहता है। अबू बकर या मुस्कुराता है या सर के इशारों से हाँ ना कर सकता है। दूसरे फ्रेंड्स पहले तो आ जाते थे, लेकिन अब नहीं आते। शायद उन्हें भी मेरे बेटे की ज़रूरत नहीं रही। मैं जानती हूँ कि अबू बकर जैसे इंसान से दोस्ती निभाना आसान नहीं होता, लेकिन जब मुझ जैसी माँ मोहब्बत निभा सकती है तो तुम जैसे लोग थोड़ी बहुत दोस्ती और इंसानियत तो निभा ही सकते हो ना। फिर से लिफाफे को उसके आगे किया। नहीं, उसने हाथ बढ़ाकर वो पैसे पकड़ लिए और उन्हें अपने बैग में रख लिया। हर काम की उजरत होती है तो उस काम की भी क्यों नहीं। खुदगर्ज और लालची होना बहुत दिल गुर्दे का काम होता है। जो बंदा न्यूयॉर्क शहर में रहेगा वो बंदा थोड़ा बहुत खुदगर्ज तो होगा ही, क्योंकि नेक और शरीफ होने से खाना नहीं मिलता, शॉपिंग नहीं होती, ज़ारा के टॉप और गुच्ची की जैकेट नहीं आती। हम इंसानों की ज़रूरतें इतनी नहीं हैं जितनी ख्वाहिशें हैं। इंसानों को ज़रूरत नहीं, ख्वाहिश बेरहम बनाती है। आप इसरार कर रही हैं तो क्यों नहीं, उसने चालाकी और मक्कारी से कहा। कभी कभी कहानी की हीरोइन भी बुरी बन सकती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी के बाद अबू बकर के पास जाने से पहले उसने थोड़ी सी तैयारी कर ली थी। यह अब उसकी जॉब थी तो उसे थोड़ा बहुत एहतमाम कर लेना चाहिए था। उसने ट्यूलिप को खोलकर फैलाकर मोबाइल की पुष्ट पर चिपकाया और ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ा लिया। अब वो ट्यूलिप को मोबाइल स्क्रीन की तरह पढ़ सकती थी। वो मिस्टर मतलूबा के पास पहुंची तो आंटी ने उसे खुशदिली से खुशामदीद कहा। आज से मैं रोज़ तुमसे मिलने आया करूँगी, उसने खुश होकर अबू बकर से कहा। ट्यूलिप को पढ़ा तो ब्लैंक था। अगले 1 घंटे तक वो ब्लैंक रहा। आंटी उसकी शक्ल देख रही थी और उसका हाथ पकड़कर किचन में लेकर जाकर पूछ रही थी, आज उसने क्या कहा। आज वो तो पता नहीं क्या क्या कहता रहा था, लेकिन उसका ट्यूलिप गूंगा बना रहा था। उसने काम करना बंद कर दिया था या वो टिक कर काम करने का आदी नहीं बन पा रहा था। उसे बेरोज़गारी की आदत हो चुकी थी या वो निकम्मा उसे कुछ कमा कर देने पर तैयार नहीं हो पा रहा था या वो हड़ताल पर था। ये जिप्सी लोग भी अजीब होते हैं। ऐसी बेकार चीज़ उसे पकड़वा दी। अच्छी भले घर बैठे बिठाए जॉब मिली थी, वो भी हाथ से गई। अगले 2 दिन वो अबू बकर के पास जाती रही, लेकिन ट्यूलिप खामोश रहा। वो आएँ बाएँ शाएँ करती रही थी। आंटी से झूठ बोल देती थी कि आज ये बातें हुई हैं। वो ये कह रहा था। उस दौरान अबू बकर उसे मशकूक नज़रों से देखता रहता। कभी वो पहलू बदलता, कभी ऐसा लगता कि वो अपना बाजू हिलाना चाहता है और घुमाकर एक मुक्का उसके जबड़े पर दे मारना चाहता है। गेट लॉस्ट, वो चिल्लाकर ये कहना चाहता था। उसने बड़ी तरकीबें लड़ाई कि ट्यूलिप पहले की तरह काम करना शुरू कर दे, लेकिन नहीं जी। आखिरकार वो सब समझ गई। उसने एक गहरी आह भरी तो उसकी जेबें खाली ही रह गईं। वो अमीर नहीं होगी, न ट्यूलिप से डॉलर मिलेंगे और न ही ट्यूलिप के ज़रिए। अगले दिन वो अबू बकर से मिलने आई तो आंटी का दिया लिफाफा साथ लेती आई। मैं ये पैसे नहीं रख सकती, थोड़ी दोस्ती और ज़्यादा इंसानियत के लिए मैं अबू बकर से मिलते रहना चाहती हूँ, दिल और जेब पर पत्थर रखकर उसने कहा। आंटी तो खुशी से क्यों लिठी, उसलिए नहीं कि पैसे वापस मिल गए, इसलिए कि अबू बकर को एक इंसान दोस्त साथी मिल गया था। वो अबू बकर के पास आकर बैठी तो ट्यूलिप ने धड़ाधड़ काम करना शुरू कर दिया। दिल तो उसका चाहा कि उसका गला दबा दे वरना आग में झोंक दे, पर क्या करती। बेजान चीज़ों पर इंसान कितना भी गुस्सा निकाल ले, कुछ हासिल नहीं होता। ये तुम क्या जोकर की तरह तमाशे करती रहती हो, क्यों इतना झूठ बोलती हो मेरी माँ के साथ। अबू बकर के चेहरे के अज़लात गुस्से से खींचे हुए थे। उसने मुंह बनाकर उसे चिढ़ाया। तो इस न्यूयॉर्क जैसे भूत शहर में रहने के लिए तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे क्या करना चाहिए। उल्टा लटक जाऊं तो भी इतने पैसे नहीं मिलते। एक तो घर का किराया इतना है, ऊपर से सारी दुनिया का कर्ज देना है मुझे। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से और दोबारा ना आना। वो कामिल तरीन संजीदा था। उसे गुस्सा आया, लेकिन वो पी गई। कॉफ़ी पीने चलें, उसने कदरे बुलंद आवाज़ में कहा। आंटी बाहर आई, अबू बकर को कोट पहनाया और कॉफ़ी के लिए अलीज़े के हाथ में पैसे दिए। हाँ ले जाओ इसे, बहुत दिनों से यह बाहर नहीं निकला। वो बहुत खुश थी और वो कमीनगी से मुस्कुरा रही थी। जब वो सड़क पर चल रहे थे तो वो अपने नाखून कतर रही थी। उसने जो जॉगर पहने हुए थे वो एड़ी से थोड़ी सी फटी हुई थी। उसकी पैंट भी काफ़ी घिसी हुई थी। जो स्वेटर उसने पहना था वो बदरंग सा था। वॉशिंग पाउडर नहीं था तो वो धुला नहीं था। लगता है काफ़ी गरीब हो तुम।
तुम्हें तो सिर्फ लगता है ना, मुझे तो गुर्बत मिली हुई है बुरी तरह से, पूरी तरह से। ठप्पा ठा, उसने हाथ के इशारे से अपनी कमर की तरफ गुर्बत का ख्याली ठप्पा लगाया तो अबू बकर ने कहकहा लगाया। जिन लोगों की ज़ुबान तालू से लगी हो वो जब कहकहा लगाते हैं तो वो किसी बच्चे की तरह लगते हैं, मासूम और बेज़रर। गरीब होना बुरा नहीं होता, माजूर होना बुरा होता है। जल्दी उसका कहकहा दम तोड़ गया। वो चौंक गई और उसे देखने लगी। वाकई जेब खाली हो तो चलता है, लेकिन अगर जिस्म का कोई हिस्सा नाकारा हो तो। मामा ने तुमसे क्या कहा है कि मैं बस मरने वाला हूँ? हाँ, उनका कहना है कि तुम ज़िंदगी से बेजार हो चुके हो, मायूस हो। माएँ पता नहीं ये सब कैसे जान जाती हैं, कौन सा आला फिट होता है उनके दिलों में, उसने कहा। और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? वो बड़े संजीदा सवाल कर रहा था। मैं स्कूल में थी जब पैसों के लिए झूठ मूठ ताश के पत्तों से फ्यूचर बताया करती थी। मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है, मुझे 10 फीट से आगे साफ दिखाई नहीं देता, तो किसी का फ्यूचर कैसे दिखाई दे सकता है? लेकिन पता नहीं कैसे मैं जो बताती थी वो 30-40% दुरुस्त साबित हो जाता था। मेरे बारे में ये मशहूर हो चुका था कि मेरी बताएं बातें सच होती हैं। एक दिन मेरी क्लास फेलो अपनी एक कज़िन को लेकर मेरे पास आई। वो ये जानना चाहती थी कि वो फ्यूचर में क्या बनेगी। ये मुश्किल वक्त होता है, कई बार मेरे तुक्के फेल हो जाते थे, मुझे एहतियात से काम लेना पड़ता था। मैंने देखा कि लड़की को ऐनक लगी हुई है, वो देखने में भी ज़हीन नज़र आ रही थी। मैंने कह दिया कि वो साइंस के शोबे में कोई कमाल दिखाएगी, डॉक्टर या साइंसदां बनेगी। मेरे जवाब पर लड़की खामोश हो गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या तुम्हें यकीन है? उसने बड़ी मिस्कीन सी सूरत बनाकर पूछा। मुझे खाक यकीन होना था, लेकिन अब मैं अपना अल्फाज वापस नहीं ले सकती थी। उस बिज़नेस में अल्फाज वापस नहीं लिए जा सकते, साख तबाह हो जाती है। खैर, मैंने सर हिला दिया कि हाँ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। 1 महीने बाद मुझे मालूम है कि उसने ख़ुदकुशी कर ली है। वो म्यूज़िक स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उसके डॉक्टर फादर उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मेरे मुंह से भी साइंस को सुनकर उसे यकीन हो चुका था कि वो डॉक्टर ही बनेगी, तो उसने मरना पसंद किया। अबू बकर ने तंजिया पूछा। हाँ, उसके बाद भी तुम लोगों के जानों से ऐसे ही खेलती रही? मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था। उस लड़की की वजह से? नहीं, एक मामूली सी गलती पर। मैंने एक छोटे कद की लड़की पर मजाकन कुछ तंज किए थे, जो स्कूल में इतने मशहूर यानी बदनाम हो गए कि मुझ पर नस्ल परस्त होने का इल्ज़ाम लग गया। स्टूडेंट्स के वालिदैन ने मुतालबा किया कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए। आखिरकार मुझे खारिज कर दिया गया। फिर मेरे साथ सब कुछ बुरा ही होता चला गया। दोबारा मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक बार मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। अगर मैं बर वक्त हॉस्पिटल ना पहुंचती तो अपेंडिक्स फट जाता, मैं मर जाती, और इस वक्त तुम्हारी बातें सुनने के लिए कोई मौजूद ना होता। तुम तन्हा रह रह कर थक जाते और फिर तन्हाई की मौत मर जाते। ओह, मेरा मतलब खैर, तो ये तुम्हारी सज़ा है? अबू बकर ने मुंह बनाकर पूछा। वो इतना गैर ज़रूरी बोलती थी कि शिद्दत से ज़रूरत महसूस होती थी कि उसकी ज़ुबान को थोड़ा बहुत काट दिया जाए। नहीं, मेरी सज़ा तुम हो। अगर तुम वाकई में ज़िंदगी से मायूस हो चुके हो तो मुझे तुम्हें ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है। उसने ऐसे कहा जैसे रोमी रोमन अखाड़े में हाथ लहराकर कहता है, मैं हूँ तुम्हारा निजात दहिंदा। तो फिर मेरी माँ से $1 क्यों लिए थे? वो दांत पीस कर बोला। अब ऐसी भी फरिश्ता नहीं बन गई मैं, अभी भी गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे। फिर मैं गरीब भी तो हूँ। उस ट्यूलिप ने मेरी रोज़ी रोटी पर लात मारी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर वो एक रोमन की तरह निजात दहिंदा का नारा लगा सकती है तो कम वो भी नहीं था, गॉड फादर की तरह। उसने भी सर हिलाकर कहा, मैं हूँ ना तुम्हारा गॉड फादर। वो हैरत से उसे देखने लगी। मदद वो कर रही थी उसकी, लेकिन चलो बेचारा खुश फहमी में रह ले, कोई बात नहीं। फिर वो गूंगा भी तो है। मेरा एक दोस्त है, बल्कि था, अच्छी दोस्ती थी हमारी, फिर उसने दोस्ती ख़त्म कर दी। वो तो उसने अच्छा किया, उसकी ज़ुबान से फिसला। उसने अपनी ज़ुबान दांत में दबा ली। तो आज हम उससे मिलने जाएंगे, चलो आ जाओ। वो मार्च करने के अंदाज से कदम उठाने लगा। उसने सर हिला दिया और टैक्सी को हाथ देने लगी। ये तुम टैक्सी क्यों रोक रही हो? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। बस है ना, बैठो उसमें। वो खामोशी से बस स्टॉप पर आकर खड़ी हो गई। गरीब की कहाँ इतनी जल्दी सुनी जाती है। बसों के धक्के, फटी जीन्स, बचे हुए पिज़्ज़ा, बर्गर, घूंट घूंट मांगी हुई कुक और घंटों की खाली विंडो शॉपिंग। ये टैक्सियाँ, होम डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग, ये तो अमीरों के चोचले थे। आह, कोई गरीब ना हो। वो उसके साथ बस में जाकर बैठ गई, मुंह बना लिया, बैग में से बबल गम निकाल कर खाने लगी। साथ में बैठे हुए को भी पूछ लेते हैं, उसने तंज किया।
तुम बबल खा लेते हो? वो खामखा हैरान हुई। बबल थी या बैल जो कोई खा सकता है? गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता, लेकिन ज़ुबान है, दांत भी हैं, सब खा सकता हूँ। किस दुनिया में रहती हो तुम? ज़ुबान वालों की दुनिया में किसी गूंगे के साथ रहने का मेरा यह पहला तजुर्बा है, इसलिए सब कुछ बदला बदला यानी अजीब व गरीब, ओह यानी समझ से बाला तर लग रहा है। वैसे भी लड़के बबल गम खाते हुए अच्छे नहीं लगते, लड़कियों पर सूट करता है ये। उसने गुब्बारा बुलाया और इशारा करके उतार कर कहा, और लड़कों पर यह सूट करता है। उसने मीटर को टक्कर मारने के अंदाज से झुकाया और कोट के कॉलर से गुब्बारा फोड़ दिया। बबल बड़ी थी, उसका गुब्बारा भी बड़ा था। फटा तो मुंह पर नक्श और निगार बना गया। पहले गुब्बारा फूला था, अब उसका मुंह भूल गया। कहना क्या है तुम्हारे फ्रेंड से? वो उसे बताने लगा कि उसे क्या कहना है। उसकी यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में उसने उसे ढूंढ भी लिया था। तुमने अबू बकर का कुछ कर्ज देना है, वो दे दो प्लीज़। रस्मी तारुफ के बाद उसने कहा। वो अबू बकर की शक्ल देखने लगा। मैंने तुम्हारा कर्ज देना है? क्या मजाक कर रहे हो यार? जब हम आखिरी बार मिले थे तो तुमने मुझसे पूरे $300 लिए थे। फिर मेरे साथ यह हादसा हो गया, मैं किसी को बता ही नहीं सका। मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं, तुमने भी वापस नहीं किए। अब मेरे पैसे वापस कर दो। वो हंसने लगा। मिस क्या बात कर रही हैं आप? मुझे किसी से पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो पागल हो गया है। और फिर क्या सबूत है इसके पास कि मैंने पैसे लिए थे, वो भी पूरे $300? हाँ, उसके पास कोई सबूत नहीं था। एक गूंगा इंसान क्या सबूत देगा? ना वो बोल सकता था, ना हाथ से गिरबान पकड़कर झिझोड़ सकता था। $300 इतनी बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन ऐसी मामूली भी नहीं थी। बात नफ़ा नुकसान से ज़्यादा बेहिसी की थी। अब मेरा यह कर्ज लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। 30 मिनट के बहस और तकरार के बाद भी उसका दोस्त फहद नहीं माना, तो वो उसकी तरफ रुख मोड़ कर कहने लगा, अब तुम नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। वो चिढ़ गई। हाँ शायद, लेकिन तुम देख रही हो कि दूसरों ने मेरा कितना नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उसके अल्फाज में इतनी तलखी थी तो उसके लहजे में कितनी होगी। अगर वो बोल सकता तो। तुम ये समझ लो कि तुमने किसी को कोई कर्ज दिया ही नहीं, तो तुम हिम्मत हार रही हो। तुम्हारे पास ज़ुबान है, 2 हाथ है, और तुम हिम्मत हार रही हो। वो चुप उसकी शक्ल देखने लगी। मैं इस तरह के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहती। ये झगड़ा नहीं, इंसाफ है। बात $300 की नहीं है, बात हक की है। तुम्हें हक के लिए लड़ना चाहिए। वो हैरानी से आंखें झपक कर उस गॉडफादर को देखने लगी। अब वो समझ गई थी कि जब वो पापा के सामने ऐसे बड़े बड़े डायलॉग बोलती थी तो वो कैसा महसूस करते थे। बातें बनाना आसान होती है। उसने अपनी हंसी छुपाने की कोशिश की। तुम बातें ना बनाओ ना, काम बनाओ। मेरे पैसे लाकर दो मुझे वापस, आसानी से या मुश्किल से, कैसे भी, वो मैं नहीं जानता। चलते चलते वो रुके, मुड़कर उसे देखा। सारे बुरे हादसे मेरे साथ होने ज़रूरी थे। तंजिया कहा, तुम एक लड़की की जान ले चुकी हो। मैं तुम्हारी सज़ा हूँ, और सज़ाएं ऐसी ही होती हैं, बुरी और तकलीफ़दा। उसने साफ गोई से कहा। सज़ाएं ऐसी भी होती हैं? अबू बकर जैसी मासूम और बेज़रर? वो ट्यूलिप को फाड़कर फेंक देना चाहती थी। वो किसी की मुलाजिम थी जो ख्वार होती फिरे। वो अबू बकर के पास इंसानियत के नाते गई थी ताकि थोड़ा बहुत उसे सुन सके, दोस्ती कर सके, उसकी माँ को उसके दिल की बात बता सके, कभी कभार उसके साथ बाहर जा सके ताकि वो बहल जाए और नाउम्मीद ना हो। ये सब वो थोड़ी सी दोस्ती और ज़्यादा हमदर्दी में कर रही थी, लेकिन अब वो उसके लिए ये सब काम नहीं कर सकती थी। कल वो उसे कहेगा कि मेरे लिए किसी पहाड़ से कूद जाओ, तो क्या उसे कूद जाना चाहिए? वो बुरी तरह से थकी हुई थी, चिड़चिड़ी और हो रही थी। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और बहुत भूख लगी थी और कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी। दूध पीकर वो सोने लगी तो इतलाई घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो साथ वाले अपार्टमेंट की जीना मीना शीना खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुम घर पर नहीं थी तो कोई आया था और ये दे गया था। उसने एक बड़ा सा डब्बा उसके आगे किया। उसने खोला, उसके अंदर चिकन राइस थे, लेकिन डब्बा आधा खाली था। क्यों? क्योंकि जिसने उसे 2 घंटे अपने फ्रिज में रखने की जहमत की थी, उसने उसे आधा खा लेने की जहमत भी कर ली थी। चोर और डाकू सिर्फ सड़कों पर ही नहीं घूमते फिरते, वो घरों में भी पाए जाते हैं। मेकअप करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं और ढिठाई से मुस्कुराते हैं। बहुत मज़े के हैं। उसने चटखारा सा लिया तो उसने मुंह बनाकर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अबू बकर की माँ थी जिन्होंने उसके लिए ये चावल भेजे थे। चावल खाते खाते उसकी आंखें नम सी हो गई। वो माँ थी और अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अबू बकर से मिलती रहे, बेटे को ज़िंदगी की तरफ वापस लाए। अबू बकर आज रात जल्दी सो गया था। वो खराटे ले रहा था। तुम्हारा शुक्रिया। डब्बे में नोट आया था। ओह, उसने आ भरी।
चावल खाकर उसने बाकी फ्रिज में रख दिए। अब उसे वो कर्ज़ वापस लेना था जो अबू बकर के दोस्त के पास फंसा हुआ था। वो कर्ज़ कैसे लेना है वो नहीं जानती थी, लेकिन शायद ट्यूलिप भाई जानते थे। उसने उसे खोला तो उस पर एक डायरी की तस्वीर दिखाई दे रही थी, दिन, तारीख और अबू बकर के $300 के नोट के साथ। ये डायरी किसकी थी? अगले दिन वो शाम को फहद के घर पहुंच गई। उसके वालिद सियासी प्रोग्राम देख रहे थे और अम्मी जान कोने में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। उसने बहुत मुअद्दब अंदाज से सबको सलाम किया। उसे बिठाया गया और अंदर से फहद को बुलाया गया। फहद बाहर आया तो उसे देखकर उसका रंग उड़ गया, लेकिन उसने ख़ुद को संभाला। तुम मुझे तंग करने यहाँ भी आ गई? वो झूठ बोल रहा है, उसे आदत है झूठ बोलने की। उसके सामने बैठकर वो आवाज़ धीमी रखकर कहने लगा। वो बार बार अपने बाप को किन अखियों से देख रहा था। उसने सर हिला दिया। ठीक है, तुम्हारी एक डायरी है नीले रंग की, वो मुझे दिखा दो प्लीज़। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी डायरी नीले रंग की? ये तुम्हें कैसे पता? मुझे और भी बहुत कुछ मालूम है, तुम बस वो डायरी ला दो। फहद की अम्मी उसके लिए चाय और लवाजमात लाई थी। वो कब उसे पकड़ा रही थी कि डायरी वाली बात पर चौंक कर अलीज़े को देखने लगी। क्या मामला है फहद? उन्होंने कड़ी नज़रों से बेटे को घूरा। दरअसल फ़हद ने अबू बकर से कुछ कर्ज़ लिया था, अब ये वापस नहीं कर रहा। उसने दबंग अंदाज और बुलंद आवाज़ से कहा कि सियासी प्रोग्राम देखते उसके वालिद ने गर्दन मोड़कर फ़हद को देखा। टीवी की आवाज़ कम की और पूरी तरह से उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। उसने अबू बकर से पैसे क्यों लिए थे? कहाँ खर्च करने थे? फ़हद का रंग फक हो चुका था, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। पापा ये झूठ बोल रही है, मुझे क्या ज़रूरत है अबू बकर से कर्ज़ लेने की? आप जानते हैं कि अबू बकर के हालात कितने ख़राब रहते हैं। वो तो मुझसे पैसे मांग रहा था। वैसे तुम अबू बकर की कौन हो? बाप से बात करने के बाद वो अपना गुस्सा दबाते हुए उसकी तरफ मुड़ा। उसने मुझे अपना सेक्रेटरी रखा है। वो तन से हंस दिया। जो इंसान दोनों हाथों से माजूर और जेब से कंगाल है, वो सेक्रेटरी क्यों रखेगा? वो हाथ से माजूर और जेब से कंगाल ज़रूर है, लेकिन वो झूठा, बेईमान और दूसरों का हक मारने वाला नहीं है। जाओ और जाकर अपनी नीली डायरी लाओ जिसमें तुमने उससे कर्ज़ के बारे में एक नोट लिखा हुआ है। उसने कुछ ऐसे तहक्कुम से कहा कि लाउंज में सन्नाटा फैल गया। जाओ जाकर डायरी लाओ, उसके बाप ने भी तेज़ आवाज़ से कहा। वो गया, डायरी लाया और उसकी सिमत उछाल दी। जाहिर है उसमें से वो सफ़ा गायब था जिस पर कर्ज़ की याददाश्त लिखी हुई थी। तुम सफ़ा फाड़ कर फेंक आए हो, है ना? उसने डायरी खोलकर देखने की ज़रूरत नहीं थी। वो हक्का बक्का उसकी शक्ल देख रहा था। उससे पहले कि वो उसे रोकता, वो जल्दी से उठकर उसके कमरे में गई और उसे स्टडी टेबल के दराज में वो फटा हुआ सफ़ा मिल गया। उसने वो सफ़ा फ़हद की आंखों के सामने लहराया तो वो तमस्खर से हंस दिया। तुम ये कैसे साबित करोगे कि मैंने उसे कर्ज़ वापस नहीं किया? मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मैं उसे पैसे वापस दे आया था। अब वो मुझ पर झूठा दावा कर रहा है। सब जानते हैं कि उसके हालात ख़राब है, उसे अपने इलाज के लिए पैसे चाहिए। सब मेरी बात का आसानी से यकीन करेंगे। वो उस इंसान की कमीनगी पर हैरान रह गई। उसका खून खौल रहा था, लेकिन अभी उसके पास एक अदद तुरुप का पत्ता मौजूद था। तुम्हारे माँ बाप को ये मालूम नहीं है कि तुमने वो $300 कहाँ खर्च किए हैं। अगर मैं ये जान सकती हूँ कि तुम्हारे पास एक नीले रंग की डायरी है, उसके एक सफ़े पर तुमने कर्ज़ का नोट लिखा हुआ है, तो मैं और भी बहुत कुछ जान सकती हूँ। जैसे कि तुमने उस वार्डरोब में सिगरेट केस छुपाया हुआ है। वो चलती हुई वार्डरोब के पास गई और उसे उंगली से ठोंका। तुम रॉक्सिन क्लब जाते हो, जिसके बारे में यकीनन तुम्हारे माँ बाप को कुछ इल्म नहीं होगा। उस क्लब में जुआ भी खेला जाता है। ये तो उन बेचारों के गुमान में भी नहीं होगा। मैं उनसे ये कह सकती हूँ कि तुमने उन पैसों से उस क्लब की मेंबरशिप हासिल की है। वो वहाँ जाएंगे, पूछेंगे और जान जाएंगे कि तुम्हारे पास क्लब की मेंबरशिप मौजूद है। अब अगर वो मेंबरशिप तुमने अपने पैसों से भी ली होगी तो भी तुम्हारी ज़िंदगी इस घर में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारी माँ तो तुम्हारा गला ही दबा देगी। और हाँ, वो गैर मुल्की लड़की, उसे तो मैं भूल ही गई। यहाँ वार्डरोब के इस खाने में तुमने अपनी और उसकी मुश्तरका तस्वीरों की एक टी शर्ट छुपा कर रखी हुई है। यू नो, लवर्स टी शर्ट। वो वार्डरोब के दूसरे खाने को उंगली से ठोक कर कह रही थी। उसका रंग पीला पड़ चुका था। कुछ देर पहले वो जितना कमीना नज़र आ रहा था, अब उतना ही कम ऑन, तुम तो सीरियस ही हो गई नज़र आ रहा था। मुझे कुछ वक्त दो, मैं पैसे वापस कर दूंगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। इतनी जल्दी कामयाबी की उसे उम्मीद नहीं थी। जिस वक्त वो उसके घर से बाहर निकल रही थी, उस वक्त वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। वो अपने शाने पर एक थपकी देना चाहती थी। दरअसल वो नहीं जानती थी कि उसने वो $300 कहाँ खर्च किए। ये तो उसने बस एक अदद तुक्का मारा था।
रही बात की बातों की, तो जब वो ट्यूलिप पेपर को देख रही थी तो एक एक करके वहाँ कुछ तस्वीर बन उभर रही थी। बस वो उन तस्वीरों का मतलब समझ गई थी और बर वक्त उनका इस्तेमाल कर लिया था। तो ये ट्यूलिप सिचुएशन के हिसाब से भी काम करता है। वो आज पहली बार ट्यूलिप की कारकर्दगी से खुश हुई थी। ये पकड़ो अपने पैसे। उसने अबू बकर के सामने पैसे रखे तो वो खुश होने के बजाय हैरान हुआ। तुमने तो वाकई ये सब करके दिखाया, वाह। जब किसी को कर्ज देते हैं तो लिखवा लेते हैं और 2 गवाहों की मौजूदगी में देते हैं। मुसलमान हो तो थोड़ा सा मज़हब का मुताला भी करो। वो उसे लेक्चर देने लगी। उसने गहरी सांस ली। दोस्त किसी नहीं होती। जब उसे पैसे चाहिए थे तो वो मेरी बहुत मिन्नतें करता रहा था। मैं ये पैसे अपने इलाज के लिए जमा कर रहा था, फिर भी मैंने उसे दे दिए। हादसे के बाद मैं उसके पास गया कि शायद वो मुझे पैसे वापस कर दे, लेकिन वो ऐसे बन गया जैसे मुझे जानता ही नहीं। मुझे उसके रवैये पर दुख हुआ था। अब तुम इन पैसों का क्या करोगे? तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अक्ल और इखलाक का तकाजा है कि तुम इनमें से मुझे मेरी फ़ीस के पैसे निकाल कर दे दो। उसने ढीठ बनकर कहा। आप जानते ही हैं कि ढीठ होना आसान नहीं होता। इंसान को बुरी तरह से बेशर्म होना पड़ता है। ओह हाँ, वो मुस्कराया और उसे उसकी फ़ीस दे दी। कॉफ़ी के साथ एक छोटी सी पेस्ट्री और 2 कॉम्बे फेयर। और ये भी आप जानते हैं कि इंसान पर बुरा वक्त आता है तो हर तरफ से आता है। अगले दिन वो उसे अपनी दूसरी फ्रेंड के घर ले गया। वो एक मरियल सी लड़की थी, टेलर, जो ज़रा सी हवा चलने पर उड़ सकती थी। शायद इसीलिए उसने काफ़ी सारे स्वेटर पहने हुए थे, हवा से जंग करने और जीतने के लिए। हर बार यकीनन हवा ही जीत जाती होगी, क्योंकि उसके चेहरे पर ज़ख्मों के काफ़ी निशानात थे, जैसे कोई इंसान खंभों और दीवारों से टकराता रहा हो। वो जैसी चिप्स की खाली पैकेट की शक्ल होती है ना, वैसी। उसे देखकर बेसाख्ता अबू बकर की शक्ल देखने को जी चाहता था। तुम्हें और कोई नहीं मिला था दोस्त बनाने के लिए, जो तुमने उसे दोस्त बनाया? लो बताओ भला। वो तीनों आमने सामने बैठ गए तो लड़की ने 5वीं बार अबू बकर को यहाँ क्यों आए हो कि सवालिया नज़रों से देखा। अबू बकर क्या बोलता, उसे ही बोलना पड़ा। अबू बकर अपनी किताब का मसूदा वापस लेने आया है, उसकी मोटी सी डायरी जिस पर वो अपनी किताब लिख रहा था। कैसी डायरी? कौन सी किताब भाई? वो कमज़ोर ना तवाना ज़रूर थी, लेकिन अदाकारी बहुत कमाल की कर रही थी। वो किताब जो ये चंद सालों से लिख रहा था और तुम उसके कमरे से चुरा लाई थी। लड़की का चेहरा जर्द पड़ गया, लेकिन वो मुकम्मल अदाकारा बनी बैठी थी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अबू बकर की कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। पता नहीं तुम क्या बात कर रही हो। मैं वही बात कर रही हूँ जो मुझे अबू बकर ने बताई है। अबू बकर तुम्हें कैसे बता सकता है? ये तो बोल ही नहीं सकता। इसके हाथ भी काम नहीं करते। उसने हाथ लहरा लहरा कर अबू बकर के जिस्मानी नकाइस की तरफ इशारा किया। मैं आंखों की तहरीर पढ़ लेती हूँ। मोहतरमा अलीज़ा को फिल्मी डायलॉग बोलने का बहुत शौक़ था। वो कोई मौका जाने नहीं देना चाहती थी। आंखों की तहरीर। लड़की को बड़ी ज़ोर से हंसी आई और वो देर तक हंसती रही। उसके हड्डियों का पंजर चूंचा हिलता रहा। लगता है तुम दोनों को इलाज की ज़रूरत है। तुम तो बिल्कुल पागल लगती हो। और ये बेचारा? खैर, चाय पी ली है तो उठ के चलने की कोशिश करो। वो सामने दरवाज़ा है और उसके बाहर सड़क है, नज़र आ रहा है, या मैं उठकर दिखाऊं? अलीज़ा उठकर खड़ी हो गई, जबकि अबू बकर चुप बैठा अलीज़ा को देखता रहा। दरअसल वो उसकी परफॉर्मेंस से खुश हो रहा था। अगर मैंने पुलिस को शिकायत कर दी तो वो तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। फिर किताब निकल आई तो कर दो शिकायत। अगर वाकई में ऐसी कोई किताब है तो अबू बकर ये दावा कैसे कर सकता है कि उसकी है? अगर मैं धोखेबाज हूँ तो अब तक मैंने किताब को कंपोज कर लिया होगा, उसके हाथ से लिखे मसूदे को ज़ाय कर दिया होगा। फिर कैसे साबित करोगे? अलीज़ा ने गर्दन मोड़कर अबू बकर की तरफ देखा। अबू बकर ने शाने उचका दिए कि तुम इसकी चरब ज़ुबानी से निपटो। ये महाज अब तुम्हारा है, जंग जीत जाओ या शहीद हो जाओ। कुछ खुदा का खौफ ही कर लो, उसने चिढ़कर कहा और अबू बकर को साथ लेकर उसके चिड़ियाघर से बाहर आ गई। वो किताब तुम्हारी है। दोनों फुटपाथ पर चल रहे थे। हाँ, मैं अपनी बीमारी और महसूसात पर लिख रहा था। ये बात टेलर जानती थी। उसे वो किताब बहुत पसंद थी। वो बार बार मुझसे कहती थी कि यह किताब बहुत कामयाब होगी, मैं जल्द ही बहुत अमीर हो जाऊँगा। तो हादसे से पहले छपवा लेते, अब तक अमीर हो चुके होते, मेरी जान भी छूटती, उसने चिढ़कर कहा। मैं किताब लिख रहा था, नूडल्स नहीं बना रहा था जो 10 मिनट में तैयार हो जाते, उसने भी चिढ़कर ही कहा। छोड़ो, फिर उसे ही छपवा लेने दो। तुम ये समझो कि तुमने कभी कुछ लिखा ही नहीं, उसने लापरवाही से कहा। तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार जाती हो। तुम ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकती।
मुझ पर तंज ना करो, समझे? अभी तुम्हारे पैसे वापस लेकर दिए हैं मैंने। तो बस ठीक है, ये किताब भी ले दो, इसमें मेरे बचपन की याददाश्तें भी हैं। वैसे भी वो अधूरी हैं, अगर मुकम्मल होती तो टेलर अब तक उसे छपवा चुकी होती। अब ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, बस तुम बस पकड़ो और अपने घर जाओ, नूडल्स खाओ और टीवी देखो। मुझे क्या समझा हुआ है तुमने? जवाब दो। कातिल, तुमने एक लड़की को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया था। कितने जालिम हो तुम, मुझ पर तंज कर रहे हो। उंगली को तलवार की तरह लहराकर वो गुस्से से चिल्लाई। कितनी बेहिस हो तुम, एक इंसान की मदद नहीं कर सकती। वो पुरसुकून खड़ा रहा। मदद की भाई एक हद होती है। तुम चाहते हो मैं रात गया उसके घर छुप कर जाऊँ और तुम्हारी किताब का मसूदा चुरा लाऊँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम चोर बन सकती हो। अच्छे काम के लिए चोरी करना बुरा नहीं होता। अच्छाई के सारे फ़लसफ़े अब तुम्हें याद आने लगे हैं। तुम्हारी किताब तुम्हें मिल जाएगी तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? तुम्हें दुआएं दूंगा, ये फ़ायदा क्या कम है? वो खामोशी से उससे 2 कदम आगे चलती रही। एक बहुत बड़े डॉक्टर से मेरी बातचीत चल रही है। वो मेरी सर्जरी करने के लिए तैयार है, लेकिन जाहिर है मुझे उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। मेरी माँ एक मामूली सी जॉब करती है और मैं कोई जॉब नहीं कर सकता। मैं हुकूमती फ़ंड के इंतज़ार में सारी ज़िंदगी नहीं बैठ सकता। फिर से बोलने लगूंगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ट्यूलिप उसके सामने खुला हुआ था और वो उसकी बात पढ़ रही थी। चलते चलते वो रुक गई और पलट कर उसके पास आई। तुम वाकई में बोलने लगोगे? मेरी माँ को यकीन है कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। देखो, वो किताब बहुत कीमती है। वो एक गूंगे इंसान की कहानी है। उसमें मेरी यादें हैं, मेरे जज्बात हैं। वो मेरी डायरी है। अब वो डायरी किसी और को प्यारी हो चुकी है और मेरी मानो तो उसे उस मरियल सी लड़की के पास रहने दो। इस साल बहुत रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने वाली है। वो लड़की दर्जा हरारत गिरते ही ऊपर उठ जाएगी। तुम फिक्र ना करो, फिर आराम से वो डायरी तुम्हें वापस मिल जाएगी। उसने मुस्कुराकर उसका शाना थपथपाया तो वो आंखें तिरछी करके अपने शाने को देखने लगा। फिर वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। ज़िंदगी में सारी कीमती चीज़ें सिर्फ पैसों से ही हासिल नहीं की जा सकती। एक अदद दोस्ताना तबकी भी बहुत कीमती होती है। ठीक है, मैं फ़िक्र नहीं करता, लेकिन तुम फ़िक्र करना ना छोड़ना। तुम्हें हर हाल में उसे वापस लाना है। ट्यूलिप ने मुस्कुराते हुए उस तक अबू बकर का पैगाम पहुँचाया तो उसने पैर पटके थे। अब डायरी कितनी भी कीमती थी, उसे वापस नहीं मिली थी। उसने एक और बार जाकर उस लड़की की मिन्नत की थी कि वो एक बेबस इंसान की चीज़ पर कब्ज़ा करके अपनी ख्वाहिशात पूरी ना करे। उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही मुश्किल है, उसे और मुश्किल ना बनाए। उसकी वाहिद चीज़ वो किताब उसे वापस लौटा दे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई थी। बाय द वे, तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? अपने बालों में ब्रश करते और उनमें पिने ठोंकते हुए उसने पूछा। ये तुम नहीं समझोगी। जो लोग दूसरों की चीज़ें गज़ब करते हैं वो और कुछ नहीं समझ सकते। तुम हमेशा ऐसी फ़लसफ़ाना बातें करती हो, या मेरी शक्ल देखकर अभी अभी ये फ़लसफ़ा घड़ा है? तुम्हारी शक्ल देखकर तो सिर्फ दांत ही रगड़ सकती हूँ, वो भी आपस में। देखो, मैं फिर कह रही हूँ, किताब वापस कर दो। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा यार। वो रूहान सी हो गई क्योंकि ट्यूलिप भी कोई मदद नहीं कर रहा था। मैं भी फिर कह रही हूँ कि बार बार यहाँ आना बंद कर दो, समझी? वो समझ गई थी कि ये मरियल नहीं समझेगी। घी सीधी क्या टेढ़ी उंगलियों से भी नहीं निकलेगा। लाते घूंसे मारकर, गुंडागर्दी दिखाकर भी नहीं। ठीक है, फिर हम एक मुआहदा कर लेते हैं। तुम किताब वापस कर दो। अगर किताब कामयाब हो गई तो उसके फ़ायदे का 50% शेयर मिलेगा। बोलो मंजूर? ना मंजूर है। जब मैं पूरा 100% ले सकती हूँ तो 50% क्यों लूँ? उसकी ज़ुबान से फिसल गया था। तो किताब तुम्हारे ही पास है। वो उठकर खड़ी हो गई और हाथ सीने पर बांधकर उसे घूरने लगी। हाँ, उसने तमस्कर से हंस कर कहा और हाथ को उसके सीने पर रखकर उसे धक्का दिया। नाउ गेट लॉस्ट। धक्का लगने से वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हुई। वो देख रही थी कि इंसान कितना जालिम और बेरहम हो सकता है। एक माजूर इंसान की कुल मता पर कब्ज़ा करके उसे अपना बनाते हुए वो लड़की कितनी खुश और मुतमईन थी। तुम जानती हो कि अबू बकर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, उसने रिखाई से कहा। वो उसकी बिल्डिंग से बाहर निकली तो बहुत बदमज़ा हो चुकी थी। ये सारा मामला उसके लिए पहले संजीदा नहीं था, लेकिन अब हो चुका था। उसने ठान लिया था कि वो उससे अबू बकर की किताब लेकर रहेगी। ट्यूलिप को बार बार देखने पर भी कुछ हल नहीं हो रहा था। वो अबू बकर से मिलने गई तो उसे भी कोई तसल्ली नहीं दे सकी। तुम अब तक कैसे सब्र करके बैठे हुए थे? वो उससे पूछ रही थी। उसने एक सर्द सांस अंदर खींची। मुझ जैसे लोग पैदा होते ही सब्र करना सीख जाते हैं। कदम कदम पर हमारे साथ ऐसे वाक़यात होते हैं।
कि हम उनके आदी हो जाते हैं। इस दुनिया में अच्छे बुरे सब लोग हैं, लेकिन बुरे लोग ज़्यादा हैं और वो हमें बार बार मिलते हैं, धोखा देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। सच कहूँ तो मैं पहले बहुत खुश उम्मीद था कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाथ काम करने लगेगा और मैं एक हाथ से काफ़ी कुछ कर लूँगा। मैं अपनी कोशिश के बलबूते पर मुआवजे के इंतज़ार में था। मेरी डिग्री मुकम्मल होने वाली थी जब यह हादसा हुआ था। मैं ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो गया था। मेरे पास सब कुछ ना था, एक नामुकम्मल ख़ानदान, एक नामुकम्मल जिस्म और नामुकम्मल डिग्री। मैं अपने दोस्तों के साथ एक मोबाइल ऐप पर काम कर रहा था जो गूंगे बहरे लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती थी। क्या वाकई? तो क्या बना उस ऐप का? उसने बहुत जोश से पूछा। 3 हफ्ते पहले मेरा दोस्त वो मोबाइल ऐप लॉन्च कर चुका है। उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ऐप को बहुत पसंद किया जा रहा है। एक बड़ी कंपनी उससे मुआहदा कर चुकी है। उसे हुकूमती ग्रांट भी मिल चुकी है। न्यूज़पेपर में उसके इंटरव्यू आ रहे हैं। वो तो तरक्की पर तरक्की करता जा रहा है। और तुम? उसने अफसोस से एक गहरा सांस खींचा। ऐप का आइडिया मेरा था। उस ऐप पर मैंने उसके साथ काम किया था। आज जब मैंने उसे एक टीवी शो में देखा तो वो कह रहा था कि उसकी एक मेड गूंगी बहरी थी, जिसे देखकर उसे ये ऐप बनाने का ख्याल आया था। वो हैरान उसे देखती रही। मुझे एड्रेस दो उस फ्रेंड का। एक अदद मुंह तोड़ मुक्का उसका हक बनता है। मुझ जैसे लोग सब्र करना सीख जाते हैं क्योंकि हम जान जाते हैं कि हम अपनी माजूरी ही नहीं, लोगों की जहनी माजूरी और लालच को भी झेलना है। हम हंसकर लेट इट गो करते हैं, अपनी याददाश्त कमज़ोर कर लेते हैं ताकि नॉर्मल लोगों के अब नॉर्मल रवैये को भूल सकें। हमें माफ़ करना आता है। हम दोस्ती करते हैं तो पीठ पर वार नहीं करते। तो मायूस हो चुके थे और ख़ुदकुशी करने लगे थे? उसने डरते डरते पूछा। वो हंस दिया। मामा को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं ये सब करने लगा था। वो हर वक्त ऐसी किताबें पढ़ती रहती हैं जो उन्हें मुझ जैसे इंसान की नफ्सियात को समझने में मदद दे सके, या फिर ऐसी फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज़ देखती रहती हैं। कहीं किसी फिल्म में मुझ जैसे इंसान ने खुदकुशी कर ली थी। तब से उन्हें लगने लगा है कि मैं किसी दिन पानी की पोल में कूद कर खुद को ख़त्म कर लूँगा। तो तुम अपनी इस मौजूदा हालत से खुश हो? मैं खुश नहीं हूँ। मैं मायूस भी नहीं हूँ और ऐसा पुरुम्मीद भी नहीं हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, कमज़ोर हूँ, नातवा हूँ। तकलीफ़ में होता हूँ तो करहाता हूँ, खुश होता हूँ तो मुस्कुराता हूँ। मैं पहाड़ या चट्टान नहीं हूँ। मैं हमेशा मजबूत नहीं रह सकता। मैं भी टूट जाता हूँ लेकिन फिर ख़ुद को जोड़ लेता हूँ। मैं भी हर तरह के जज्बे से गुज़रता हूँ। मेरे भी ख्वाब हैं और मैं उन ख्वाबों की ताबीर हासिल करना चाहता हूँ। वो उससे पहली बार मुतासिर हुई थी। आज उसे मालूम हुआ था कि मुश्किल ज़िंदगी किसे कहते हैं। आज उसने जाना था कि पैसों की कमी गुर्बत नहीं होती, अच्छी खूबियों की कमी गुर्बत कहलाती है। असल बदसूरती जिस्म की नहीं, रूह की होती है। अच्छा खाना ना मिलना, अच्छे कपड़े ना ख़रीद सकना और रहने के लिए मुनासिब छत का मैसर ना होना मुश्किल हालात नहीं होते। ज़्यादती पर चिल्ला ना सकना, ज़्यादती करने वालों की तरफ उंगली ना उठा सकना मुश्किल हालात होते हैं। वैसे मेरे आने से तुम्हारी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं ना? उसने शौक़ी से पूछा। वो उसे हंसाना चाहती थी। हाँ बहुत। वो देर तक हंसता रहा। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? वो और ज़्यादा हंसने लगा। पहले उसका दिल चाहा कि वो मुंह फुलाकर चली जाए। उसे उसकी हंसी बुरी लग रही थी, लेकिन फिर वो उसे चुपचाप देखती रही। वो हंसी तो रहा था, उस पर ही सही जिस इंसान की हंसी उस जैसे कितने ही लोगों ने छीन ली थी। उसे हंसने दिया जाए, खुश होने दिया जाए, कुछ देर के लिए उसे ये भूल जाने दिया जाए कि वो अब नॉर्मल है, माजूर है। उसे भूल जाने दिया जाए कि ये दुनिया एक अच्छी जगह है लेकिन बुराई से भरी पड़ी है। ट्यूलिप ने फ़िलहाल उसकी कोई मदद नहीं की थी। वो हर 10-15 मिनट बाद उसे देख लेती थी। आज ही जाकर उसने उस पर लिख दिया, मुझे वो किताब हासिल करनी है, मेरी मदद करो ट्यूलिप यार। ट्यूलिप यार ने यारी निभाई और कुछ नंबर्स और हुर्फ लिख दिए। वो नासमझी से उन्हें देखने लगी। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उठकर वो अपने लिए खाना गर्म करने लगी और जब उसने माइक्रोवेव के बटन को पुश किया तो उसे झटका सा लगा और उसने जोश से बुलंद आवाज़ से कहा, ओह अच्छा, ये पासवर्ड है। पर किस चीज़ का? बदकिस्मती से ट्यूलिप बोल नहीं सकता था। खुशकिस्मती से वो बेवकूफ़ नहीं थी। खाना खाकर वो अपना बैग उठाकर उस टेलर की चिड़िया के घर आ गई। वो बेल देने ही वाली थी कि उसकी नज़र इलेक्ट्रिक लॉक पर पड़ी। वो चौंक गई तो ये पासवर्ड दरवाजे का लॉक खोलने के लिए था। यानी ट्यूलिप चाहता था कि वो घर के अंदर घुस जाए। आगे की निशानदेही भी ट्यूलिप ही कर देगा। देखो फंसवा ना देना, उसने ट्यूलिप को थपक कर कहा। देखो फंस ना जाना, अब सारी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है, कुछ तुम भी अकल का इस्तेमाल करो, ट्यूलिप ने कहा।
वो वापस आ गई और अगले दिन उस वक्त उसके घर जब टेलर यूनिवर्सिटी के लिए जा चुकी थी, पासवर्ड लगाया तो लॉक खुल गया। अंदर जाकर उसने जल्दी से चीज़ों की तलाशी लेना शुरू कर दी। काफ़ी घर उसने खंगाल लिया था लेकिन उसे कुछ नहीं मिला था। उसने बेड का मैट्रेस, चीनी कॉफ़ी के शीशों, मर्जी मशीन, हत्ता कि उसके बदबूदार जूतों तक में झांक लिया था लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर एक बार में जुराबों के ढेर के नीचे देखा और वो एक छोटा लकड़ी का बॉक्स पड़ा हुआ मिला। उसने बड़ी खुशी से बाहर निकाला। उस पर छोटा सा ताला लगा हुआ था। उसकी चाबी कहाँ हो सकती थी? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगी। चाबी मेरे पास है। उसे अपने पीछे आवाज़ सुनाई दी तो खौफ से बॉक्स उसके हाथ से छूट गया, जिसे उस वक्त यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था। वो उस वक्त उसके पीछे खड़ी उसे घूर रही थी। वह आगे बढ़ी और उसके हाथ से बॉक्स छीन लिया। फिर वो पुलिस को फ़ोन करने लगी तो उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। पुलिस से क्या कहोगी? वो डर तो गई थी लेकिन इतनी जल्दी हार भी नहीं मानना चाहती थी। तुम मेरे घर में चोरी करने आई हो, तुमने मेरा पासवर्ड तक तोड़ दिया है। पुलिस को फ़ोन ना करूं तो तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए पिज़्ज़ा डिलीवरी वालों को फ़ोन करूं। वो इतने गुस्से में थी कि उसके चेहरे की खाल खींच कर रह गई। लेकिन तुम ये कैसे साबित करोगी कि मैं पासवर्ड तोड़कर अंदर आई हूँ? क्योंकि मैंने पासवर्ड तोड़ा नहीं, खोला है। कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ और इस वक्त तुम भी यहाँ मौजूद हो। मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारे साथ अंदर आई हूँ और तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। वो भी देख लेंगे। अच्छा चलो, मैं मान जाऊँगी कि मैं चोरी करने आई हूँ तो मैं कह दूँगी कि मैं अपनी बुक लेने आई हूँ। वो मान जाएंगे कि तुम्हारी बुक मेरे पास है। वो नहीं मानेंगे तो अदालत मानेगी। वो अबू बकर को देखेगी, उसकी किताब को पढ़ेगी और ये जान जाएगी कि एक गूंगा इंसान ही ऐसी किताब लिख सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सी ज़ाती बातें भी लिखी हैं, जैसे एक यादगार ईद का अहवाल, माँ की सालगिरह के दिन की बाबत, स्कूल टीचर की बातें, एग्ज़ाम्स के ग्रेड्स। तुम किस किस बात को गलत साबित करोगी? एक और बात, तुमने किताब की कोई कॉपी नहीं की। अबू बकर का कहना है कि तुम तो इतनी सुस्त हो कि अपने असाइनमेंट पर काम नहीं कर सकती थी। तुम इस किताब की कॉपी कैसे कर सकती थी? तुमने उसे स्कैन भी नहीं किया। अगर किया होता तो मुझे दिखाई दे जाता। तुम्हारे पास एक ही कॉपी है और वो इस वक्त इस घर में मौजूद नहीं है। इस घर में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो तुम्हारी नहीं है। ट्यूलिप ने फिर से काम करना शुरू कर दिया था। एक एक करके फिल्म सी चला रहा था, जैसे सीसीटीवी फुटेज चलाता है, और सब मालूमात आ जा रहा था। उसे बात को समझने में चंद सेकंड्स लगे थे। अबू बकर की किताब की तरह तुमने कुछ और फ्रेंड्स की चीज़ें भी चुराई हैं, जैसे कि वो चलते हुए उसके करीब आई और उसकी कोट के जेब में हाथ डालकर एक आईफोन निकाल लिया, जैसे कि ये जो तुम अभी चुरा कर लाई हो, यह मेरा है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे कोट की दूसरी जेब में पड़ा है। ये बॉक्स जो तुमने छुपा रखा था, इसमें एक कीमती घड़ी और कुछ ज्वेलरी है। हाँ, पुलिस आएगी तो मैं एक एक करके उन सब चीज़ों की तरफ इशारा करूँगी जो यहाँ मौजूद है, लेकिन तुम्हारी नहीं है। लेकिन तुम्हारी चुराई भी ज़रूर है। उसने एड़ी के बल घूमकर हाथ लहराकर उस चिड़ियाघर की चीज़ों की तरफ इशारा किया। और उनके बारे में भी बताऊँगी जिन्हें तुम बेचकर हड़प कर चुकी हो। फिर जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। उसका रंग जर्द पड़ चुका था। उसने सख्ती से लब भींच ली और फिर वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। उसे हैरत हुई, वो उसके रोने की तवक्को नहीं कर रही थी। अली से पहले तो चुपचाप खड़ी रही, फिर वो उसके फ्रिज तक गई और एक सेब निकाल कर खाने लगी। वो उस पर तरस नहीं खाना चाहती थी, इसलिए सेब खाने लगी थी। दरअसल मुझे छोटी मोटी चोरियाँ करने की आदत है। जब उसके रोने का सेशन मुकम्मल हो गया तो दोनों आमने सामने बैठकर बातें करने लगे। चोरी छोटी मोटी कैसे होती है? वो तो बस चोरी होती है। उसने चोर को ट्यूलिप के हाथों पकड़ लिया था तो इनाम के तौर पर वो किचन से काजू और बादाम की प्लेट भर कर लाई थी और मज़े से खा रही थी। टेलर उसे रोकने की जुरात नहीं कर सकती थी। मुझे जहाँ थोड़ी बहुत काम की चीज़ें नज़र आती हैं वो मैं उठा लेती हूँ। यह आदत है या लानत? उसने जल कर पूछा। वो अपने चोर होने के बारे में कितने आराम से बता रही थी। मैं एक घर में तहखाने में किराएदार की हैसियत से रहती थी। किराया कम था इसलिए मैं वहाँ रहने लगी थी। तहखाने के कोने में लैंडलेडी का कुछ बेकार सामान रखा हुआ था। जब वो मुझे जगह दिखा रही थी तो उसने मुझसे कह दिया था कि अगर मैं उस सामान की मौजूदगी में रह सकती हूँ तो ठीक है, वरना वो मुझे रहने के लिए जगह नहीं दे सकती। मैंने फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया। अक्सर जब कभी मुझे थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत होती तो मैं कुछ सामान निकाल कर बेच देती। वो काफ़ी मोटी थी तो कम ही नीचे आती थी। उसे सांस का मसला भी था और तुम्हें हाथ की सफाई का मसला था। लेकिन एक दिन मेरा राज खुल गया। वो फिर से सूं सूं करने लगी।
भांडा फूट गया ऐसे बोलो। उसने दांत पर दांत जमा कर कहा। मैं यूनिवर्सिटी में थी, वो नीचे आ गई। वो अपने बाप की निशानी हाथी के खाल का लैम्प ढूंढ रही थी जिसे पिछले हफ्ते मैंने बेच दिया था। जब वो उसे वहाँ नहीं मिला तो उसने इधर उधर और चीज़ों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। भला आखिर उसे अपनी एक और चीज़ की गुमशुदगी के बारे में मालूम हो गया। एक एक चीज़ की चोरी के बारे में उसने उसकी तस्दीक की। हाँ, चोर और चोरी दोनों का। उसने उसी वक्त मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। उसने मेरा सामान सब कर लिया। मेरे इसी सामान में अबू बकर की किताब थी। तुम दोनों जिस दिन मेरे घर आए थे, मैं एक बार फिर उसके घर गई थी। उसकी मिन्नत की थी कि मेरा सामान मुझे वापस कर दे। जवाबन उसने कहा है कि उसे उसका सामान वापस करूं। उसका सामान तो मैं बेचकर खा गई हूं, वो कहाँ से वापस करूंगी अब? उनके बाप की निशानी हाथी की खाल का लैम्प और दादी की शादी का यादगार शादी का लिबास। हाँ, वो बहुत अच्छी कीमत पर बिका था। दुकानदार का कहना था कि उस कपड़े के बहुत अच्छे कुशन बन जाएंगे। आजकल तो ऐसा कपड़ा मिलता भी नहीं। पता नहीं उसे अपनी कारकर्दगी पर खुशी थी या अपनी काबिलियत पर। वो हंस भी रही थी। बेहिस बनने के लिए बेशर्म ही तो बनना पड़ता है। कुशन? उस बेचारी की दादी के ड्रेस को तुम कुशन बनने के लिए दे आई? तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। दादी की रूह कितनी बेचैन हुई होगी। वो तो दादी की रूह हुई होगी। तुम्हारी रूह को इतनी बेचैनी किस बात की है? दादी की रूह को बेच खाने वाली ने उसे घूर कर देखा। अब वो किताब उस लैंडलेडी के पास है। जो तुम्हें वो किताब चाहिए तो तुम उसके पास जाओ, क्योंकि मैं अब कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ करके वो कह रही थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। वो मर तो सकती थी ना, ऐसे ज़िंदा रहकर सबको ज़िंदा दरगोर क्यों कर रही थी? तुम्हें मेरे घर का लॉक का पासवर्ड कैसे मालूम हुआ? अली से ज़ेरे लब हंस दी, जैसे वो कोई बहुत ही ऊंची चीज़ हो। शेरलॉक हो या मज़िया ऐनक वाला जिन, वरना जोकर, नानी चुड़ैल। मेरे पास जादू है। अच्छा, कहाँ? क्यों, उसे भी चुराना है? अपनी आदतें ठीक करो, वरना जेल में सड़ती मर जाओगी। चूहे तुम्हारी लाश खाएंगे, मच्छर तुम्हारी बोटियां नोचेंगे, कॉकरोच तुम्हारे नाक में घुस जाएंगे, मक्खियां तुम्हारे मुंह पर भिनभिनाएंगी। समझी? वो समझ चुकी थी, इसीलिए उसे धक्के देकर घर से बाहर नहीं निकाल रही थी। तो आज के लिए नावल को यहीं रोक देते हैं। मुझे रीडिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि नावल के पेजेस में बहुत सारी जगह प्रिंट गायब है। बहुत सारी जगह से प्रिंट नहीं आया, तो मुझे सीन समझने में, वर्ड समझने में मुश्किल हो रही थी। मैं कोशिश करूँगी कि मुझे कोई और PDF मिल जाए जहाँ से मैं आसानी से आराम से रीड कर सकूँ। मैंने कोशिश की कि मुझे मिल जाए, लेकिन सारी जगह यही सेम PDF अवेलेबल था। तो मैं कल कोशिश करूँगी कि कहीं और से मैं ढूंढ निकालूँ कोई और PDF जहाँ रीडिंग करने में आसानी हो एटलीस्ट। तो हम मिलते हैं कल इसी नावल के साथ, और कल के पार्ट में ये नावल कंप्लीट हो जाएगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कल ज़रूर आएँ। तो मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, टाटा बाय।